धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफी महत्वपूर्ण खबर है जो बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है, और ये कह सकते हैं कि आज का बहुत बड़ा घटनाक्रम बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे सामने आया है आदेश के रूप में, जिसके बाद पूरे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इसी मुद्दे पर अपनी दुकान सजाई है, जो डिबेट के रूप में सजाते हैं। मामला क्या वो जान लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाया सचिन बजे ने कि वो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उगवा रहे थे, कमवा रहे थे उनसे, आरोप हालांकि ये मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके परमवीर सिंह ने उस वक्त लगाया जब उनको पुलिस कमिश्नर के ओहदे से हटा दिया और उनको होमगार्ड का डीजी बना दिया। भाई डिमोशन हो गया। जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है वो क्या मलाई की सीट है, और ऐसे डीजी बना दिया होमगार्ड का। तो उन्होंने डिमोशन होने के बाद इस पूरे मामले को उठाया, इसमें पत्र लिखा, उनके पत्र से एक भूचाल आ गया। पूरे मामले को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया पहले हाईकोर्ट जा। हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करके इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। उनके अलावा कई और पिटीशंस इस मामले में दाखिल की गई थी। तो आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी। 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच सीबीआई को पूरी करनी होगी। इसके बाद कानून के तहत वो आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में करेगी। प्रारंभिक जांच का आदेश हुआ है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए आज बॉम्बे हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं दिवांकर दत्ता और उनके साथ जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने यह फैसला सुना दिया और साफ कर दिया कि जो आरोप लगे हैं अनिल देशमुख पर, गृह मंत्री पर, उसकी जांच होगी। जो आरोप रणबीर सिंह ने लगाए हैं उनकी जांच होगी। हालांकि एक बात यहां और क्लियर हो गई है कि रणबीर सिंह की जो पिटीशन थी उस पर असल में ये सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुआ है, ये किसी और शख्स की पिटीशन पर जो है आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। क्योंकि पिछली बार जब मैंने खबर आपके सामने रखी थी तो आपको याद होगा हाई कोर्ट तो पुलिस कमिश्नर से पूछ रहा था, हाँ भैया तुझे एफआईआर दर्ज करने से किसने रोका और एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की और करने से रोक कौन रहा था, ये तमाम चीज़ें पूछी थी। लेकिन और भी इसमें पिटिशनर थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि साहब हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इस पूरे मामले में गए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा ठीक है, वो इस मामले में सीबीआई जांच करवाना चाहता है। जयश्री पाटिल नाम के एक शख्स हैं, उनका ये कहना था कि हम एफआईआर दर्ज कराने गए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो अब कोर्ट ने इसमें सीबीआई जाँच का हुक्म सुना दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अब देखिएगा जो चुनाव चल रहा है वहाँ कितना बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक नहीं अब 2 जज करेंगे सीबीआई कोर्ट में कोयला घोटाले की सुनवाई। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये अपडेट भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जनरल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बाकायदा एक पत्र सुप्रीम कोर्ट को भेजा, कहा कि कोयला घोटाले की जो जांच कर रहे थे जज महोदय जिनका नाम है भरत पाराशर, वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं क्योंकि मुकदमे 41 के करीब। यहाँ अकेला जज कैसे कर ले, इसलिए हम चाहते हैं कि 2 जजों को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाए या आप किसी के मामले में जो है इजाज़त दे दें, उनको ये नियुक्ति कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच बैठी। बैठने के बाद तय हुआ कि ठीक है भैया जस्टिस अरुण भारद्वाज और इसके अलावा जस्टिस संजय बंसल को इसके लिए काम के लिए लगा दिया जाए, तो दोनों को नियुक्त कर दिया। अब यहाँ बता देते हैं ये कोयला घोटाला है क्या। असल में 2014 में कुछ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी पीआईएल के रूप में। कहा गया कि साहब 1993 से 2010 के बीच जो कोयला खदानों का आवंटन हुआ है उसमें सरकारी तौर पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भैया रद्द कर देते हैं। रद्द कर दिया, सीबीआई को जांच दे दी, सीबीआई जांच कर रही है। अब सीबीआई जांच करने के बाद ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी 2014 से सत्ता में आए हैं, आपको याद होगा यही कोयला घोटाला, यही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला, इसी सब के आरोप लगाते हुए
वो सत्ता पर आए थे कि सब कुछ खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन आज तक कोई जेल तो जाता हुआ दिखा नहीं है। 2G वाले मामले में भी जो आरोपी थे ए राजा कनी मोहित, उन तब को अदालत ने बरी कर दिया और ये कह दिया भैया कोई सबूत ही नहीं पेश कर पाई सीबीआई। तो वही मामला है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, एक जज से भरपाई नहीं हो पा रही थी। अब इसमें 2 जजों को जिम्मेदारी दी गई है। देखना दिलचस्प होगा ये 2 जज साहिबान कब तक इस मामले को निपटा पाते हैं। 7 बरस में तो कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पीएस येदियुरप्पा को मिली बड़ी राहत। जी हां, ये खबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जो 77 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के नियम के अनुसार 75 साल पार कर चुके व्यक्ति को ना तो विधानसभा लड़ने दी जाएगी, ना लोकसभा लड़ने दी जाएगी, ना मंत्री बनाया जाएगा। इसी नियम के आधार पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जैसे तमाम लोग हैं। और इस बार तो 2019 में सुमित्रा महाजन को भी साइड कर दिया, किसी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। लेकिन 77 साल के होने के बाद भी साउथ के इकलौते राज्य में जहां भाजपा की सरकार है, कर्नाटक में, वहां पे बीएस येदियुरप्पा सीएम बने बैठे हैं। तो क्या मामला था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट के किस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो दोनों चीजें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 17 मार्च को जारी किए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत, ध्यान दीजिएगा, 2010 का एक घोटाले का मामला था, जिसकी जांच जो है की थी लोकायुक्त ने। भूल गए होंगे ना, लोकपाल आंदोलन चला था, अन्ना नहीं ये आंधी है, दूसरा गांधी है, पता नहीं कहाँ है। किसान आंदोलन का चल रहा है, लेकिन अन्ना पन्ना पता नहीं कहाँ गायब है। लगता है लोग आरोप सही लगाते हैं कि आरएसएस के कहने पे वो आके बैठ गए थे। अब उन्हें पता है कि भाई वहाँ से तो कुछ फंडिंग होनी नहीं है, गरीब किसान को दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए शायद वो आ नहीं रहे हैं, वरना यहाँ भी कुछ करते भी दिखाई देते। तो 2012 में भ्रष्टाचार के इस मामले में लोकायुक्त ने बाकायदा एक चार्जशीट दाखिल कर दी थी बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ। अब इस मामले को खुलवाया जा रहा था, हाईकोर्ट से कहा जा रहा था इस पर ट्रायल तो शुरू करवाइए भाई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में ट्रायल शुरू होगा कि नहीं होगा, पेंडिंग पड़ा है ये मामला, इस पर ट्रायल शुरू करवाइए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए बीएस येदियुरप्पा। कहने लगे साहब एक बात बताओ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं भाई, मेरे खिलाफ कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है? जिस वक्त का ये केस है तब भी मैं पब्लिक सर्वेंट था, यानी कि तब भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है, तो मेरे खिलाफ कैसे केस चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक कह रहे हो, रोक लगा देते हैं। अब रोक लगा दिया तो इनको बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि आपने देखा होगा इन पर एक भ्रष्टाचार का मामला है कि कैसे इन्होंने ऑपरेशन कमल चलाया था, वो भी हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ ही फैसला दिया था कि जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ इसमें इस मामले की जाँच आगे बढ़ाई जाए, लेकिन इस मामले में राहत मिल गई है। देखना दिलचस्प होगा क्या फिर से इस मामले को जो दूसरी पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हो सकता है किसी और बेंच में ले जाया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वेतन और पेंशन पाना किसी भी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और ये टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं विपिन सांघी और उनके साथ रेखा पिल्लई की बेंच ने दिल्ली उत्तरी नगर निगम को तगड़ा झटका दिया है। क्या था मामला वो जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि दिल्ली उत्तरी नगर निगम पर किसका है कब्जा और क्या पूरा मामला लेके पहुंचे थे। मामला कुछ इस प्रकार है कि इस नगर निगम में जो कर्मचारी काम करते हैं बहुत सारे अलग अलग, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई और जगह का कर्मचारी, पता चला टीचर भी है, पता चला इसके अपने हॉस्पिटल में, सब आ गए उसमें। ना तो उनको वेतन दिया जा रहा है ना उनको पेंशन दी जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था भैया इनको 6 अप्रैल तक दो। ये पहुंच गए हाँ जी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहुंच गए और जाके कहने लगे साहब माई बाप ये हमें ना 30 अप्रैल तक का टाइम दे दो, हम थोड़ा पैसा वैसा जुटा लेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार से हमारा थोड़ा झगड़ा चल रहा है, वो पैसा वैसा दे नहीं रहे हैं, वहाँ से थोड़ा पैसा आ जाएगा तो हम इनको जो है इनका वेतन दे देंगे। इनकी पिटीशन को तो खारिज नहीं किया हाई कोर्ट ने, लेकिन जो टिप्पणी की वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके कर्मचारी की नहीं कि आप कहाँ से लाके पैसा देंगे। पैसे की उपलब्धता ना होने के कारण आप ये कहें कि हम तो पेंशन नहीं देंगे, हम तो वेतन नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आपको उनका वेतन और पेंशन देना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अब आपको बता दें ये उत्तरी नगर निगम पे कब्जा किसका है। देखिए दिल्ली में 3 तरीके की सरकार चलती है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। पुलिस और यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा स्कूल हुआ, यहाँ पे पानी हुआ, सड़क हुआ, ये आ जाता है दिल्ली सरकार के अधीन, जैसे जस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल सरकार। हालांकि वो अब सरकार के नाम पे ही रह गए हैं, एलजी के पास जाना पड़ेगा हर आदेश के लिए। तीसरा यहाँ पे सफाई हुई और इसके अलावा और तमाम जो चीज़ें हैं उसका जिम्मा आता है यहाँ की जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे। यहाँ पे 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं जिन पर पिछले 15 साल से दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब वो जो है लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और आप दिल्ली में आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इस एमसीडी वालों ने, जहाँ पे भाजपा का कब्जा है, मच्छरों की राजधानी बना के रख दिया दिल्ली को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महिला डॉक्टर की हत्या में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। आदेश दिया कि इस आरोपी को फिर से जेल के अंदर डाल दिया जाए। क्या है मामला, वो थोड़ा सा जान लीजिए। एक डेंटल क्लिनिक था, उसमें एक महिला डॉक्टर अपने पिता के साथ काम करती थी। उनकी उम्र 30 साल थी। अचानक एक शख्स वहाँ घुसा और उसने चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में गिरफ्तार हुआ। जमानत के लिए वो निचली अदालत यानी कि जिला अदालत का है, लेकिन जिला अदालत ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा, अरे भैया ये आदमी तो अक्टूबर 2020 से जेल में पहले ही पड़ा, इसे जमानत दे दो, इतने टाइम से जेल में बंद है। और ये ग्राउंड बनाते हुए, ये आधार मानते हुए उसको जमानत दे दी। लेकिन जो वो पीड़ित परिवार है वो पहुंच गया और पुलिस जो है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। कहा कि सिर्फ हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने सिर्फ इसी चीज़ को देखा कि जेल में कब से बंद है और इसको जमानत दे दी। 75-77 दिन से जेल में बंद था। ये आधार नहीं होना चाहिए जमानत देने का। हालांकि जमानत देने का अधिकार जो है जज के विवेक पर निर्भर है, ये टिप्पणी भी कोर्ट ने कही। लेकिन जज को अपने विवेक का सही प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कैसे मुकदमा, मतलब किस तरीके का है, मामला किस तरीके का है। सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि आरोपी इतने दिन से जेल में बंद है। इस मामले में बताया गया कि जब जमानत दी गई तब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई थी। अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और कोर्ट ने इसकी जमानत को खारिज कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर हमारे पास कर्नाटक से आ रही है। गृह राज्य मंत्री के हवाले से ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट से जुड़ा हुआ एक बयान दिया। हालांकि हमने इस खबर के बाद सर्च करने की कोशिश की कि क्या वाकई में कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो हम ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पाई अभी तक के मुताबिक। लेकिन मंत्री का बयान है भाई, मंच से मंत्री ने बयान दिया है तो उस पर भी ये खबर होनी चाहिए। तो गृह राज्य मंत्री, जिनका नाम बताया जा रहा है बसवराज बोमई, उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, हमने एक अर्जी वहाँ पे दाखिल कर दी है और हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से आरक्षण की डिमांड बढ़ रही है, नौकरियां तो खत्म हो गई, आरक्षण सबको दे दो। जैसे कहा गया 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण देने जा रही है। क्या नौकरियां बची हैं? क्या जब नौकरियां नहीं बची तो आरक्षण किस काम का? हर चीज़ को तो प्राइवेटाइज कर रहे हो, हर चीज़ का तो निजीकरण कर रहे हो। खैर छोड़ देते हैं, उस मुद्दे पर कभी अलग बात करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोग सब चाहते हैं कि इसको भी आरक्षण दिया जाए, उसको भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते। तो हम इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ये बयान उन्होंने दिया है, अब लोगों को खुश करने के लिए दिया है। क्या बाकी पहुंचे हैं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास अभी क्लियर नहीं आ पाई है। लेकिन आपको बता दें कि आपको मराठा आरक्षण ज़रूर याद होगा जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। उसको पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने उसको सही ठहरा दिया, फिर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। महीनों सालों तक लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वो मामला पड़ा रहा। इसके बाद 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसको संविधान पीठ आप कह सकते हैं, और उसको जिम्मेदारी दी गई कि सुनिए क्या 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। तो उस मामले में सुनवाई कंप्लीट हो गई, रोज़ाना सुनवाई हुई थी, उसमें फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो मराठा वाला आरक्षण का फैसला आएगा, उसके आधार पे कर्नाटक सरकार कुछ करेगी या कर्नाटक सरकार अलग से जो पहुंची है उस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे में जमानत पर छूटे जुनैद, इरशाद और इसके अलावा चांद मोहम्मद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई दिल्ली पुलिस। कमाल की दिल्ली पुलिस है भाई साहब। वैसे तो आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाई जो जेएनयू में गुंडागर्दी दिखा रहे थे। कोमल शर्मा नाम की वो महिला आई थी ना, बाकायदा कैमरे पे दिखाई दे रही थी, आज तक नहीं पकड़ पाए इस तरीके से, और बहुत सारे केसों में नहीं पकड़ पाए। लेकिन यहाँ देखिए कितना काम करती है भाई साहब दिल्ली पुलिस, तारीफ करनी चाहिए। वैसे तो वकीलों ने भी खूब पिटा, 30,000 कोर्ट के अंदर ढंग से कुट्टा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं कि दिल्ली पुलिस की कोई वक़्त कहीं बची ना है जी। दिल्ली पुलिस वाले भी घर में बैठ के तो रोते होंगे, घर वाली भी उनको भला बुरा कह देती हूँ कि अच्छे खासे पहले थे, इज्जत तो मिल जावे थी, अब तो थारी कोई इज्जत भी ना रही जी। खैर छोड़ दीजिए सब बातों को, मुद्दे पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस का कहना है कि जुनैद, इरशाद और मोहम्मद चांद को जो जमानत दी गई है हाई कोर्ट के जरिए वो गलत दी गई, इनकी जमानत रद्द होनी चाहिए।
इनको दोबारा से जेल में डाला जाना चाहिए। बता दें आपको, एनडीटीवी इंडिया जो न्यूज़ चैनल है उसका जो प्राइम टाइम शो करते हैं रवीश कुमार, उसके प्रोग्राम को आधार बनाते हुए, क्योंकि वकीलों ने वो पेश किया एविडेंस, वीडियो दिखाया, तमाम चीज़ें पेश की, उसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने ये कहते हुए जुनैद, इरशाद और मोहम्मद चांद को जमानत दे दी थी कि पुलिस इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश ही नहीं कर पा रही है, ना वैज्ञानिक तौर पर कोई ऐसा सबूत पेश कर पाई। समझते हैं ना, वैज्ञानिक तौर पे फोरेंसिक जांच और ये और वो अलाना फलाना सब, तो इन्हें क्यों जेल में रखा जाए। लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है दिल्ली पुलिस। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लाइन बताऊं आपको, अब नोट कर लीजिए। शाहिद की हत्या के आरोप में तीनों आरोपी हैं और दिल्ली दंगे के दौरान शाहिद की हत्या हुई थी। कहा गया था कि सप्तऋषि जो बिल्डिंग थी वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग चढ़े हुए थे, दिल्ली पुलिस का कहना है, और वो हिंदू पक्ष के लोगों पे गोलियां चला रहे थे। उसी दौरान गोली लग गई और इन्हीं के साथ छत पे मौजूद शाहिद मर गया। मतलब ये खुद ही गोली चला रहे, अपने को ही मार रहे हैं। अभी एक ऐसा ही मामला जो है खजूरी से आया है, जहाँ पे बाबू नाम के शख्स के कत्ल में एक विधवा महिला के बच्चे को, जो मुस्लिम ही हैं दोनों पार्टियाँ, उसको जेल में डाल दिया था। उसी तरीके का एक मामला आया कि मस्जिद तोड़ने के मामले में 3 लोगों जो मुस्लिम थे उन्हीं पे मुकदमा दर्ज करके उन्हीं को जेल में डाल दिया। ये दिल्ली पुलिस है। इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट एक दिन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या करें, उतना सब कुछ थिएटर है नहीं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और करने का हुनर भी अल्लाह ताला ने दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली है कोई राहत। किस मामले में पहुंचे थे ये खबर बनती है। दूसरी खबर ये बनती है कि आखिर क्यों राहत नहीं दी गई है। तो सीधा बता देते हैं, इधर उधर की बात छोड़ देते हैं। असम चुनाव आपको पता ही है, कल आखिरी चरण का मतदान होना है वहाँ पे, और 2 चरण का वहाँ पे मतदान हो चुका है। 2016 से भाजपा वहाँ सत्ता में है। BTF जो है पहले इनके साथ था, लेकिन अब इनके साथ नहीं है। तामुलपुर एक विधानसभा सीट है, यहाँ पर कल मतदान होना है तीसरे चरण के तहत। लेकिन हुआ क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। बड़ा गजब का मामला है यहाँ पे BPF के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है रंगजा खुंगरू वासु मातृ। तो इनका इतना लंबा चौड़ा नाम है, आप समझ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हुई है तो भैया माफ़ी चाहेंगे। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा सा नाम धरते हैं। अरे क्या नाम है तेरा? अकरम नाम है। और भी छोटा मोटा रख देना, देखा होगा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश, कालू, झगड़ू, रामू, श्यामू, ऐसे छोटे मोटे से नाम रख रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा नाम हमारे यहाँ धरते नहीं, तो आदत भी ना इतना लंबा चौड़ा नाम ले रहे कि अब छोड़िए, नाम पे भी एक लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ये जो हैं चुनाव के बीच बीजेपी में शामिल हो गया। मतलब एक सोचिए, एक पार्टी का कैंडिडेट है, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया, पर्चा भरा, और पर्चा भरने के बाद क्या कह रहा, मैं तो नहीं लड़ता जी चुनाव, मैं तो बीजेपी में जा रहा हूँ। वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो यहाँ पे BPF जो थी वो पहले चुनाव आयोग के पास गई। उसने कहा भैया एक बात बताओ, हमारा कैंडिडेट जो है वो बीजेपी में शामिल हो गया, हमें नया कैंडिडेट उतारने की इजाज़त दो। तब तक जो है नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, तब का मामला है ये। तो हमें नया कैंडिडेट उतारने की इजाज़त दो, चुनाव आयोग ने ना दी इजाज़त। इसके बाद फिर क्या हुआ इस मामले में, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कोई राहत नहीं दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व बीजेपी सांसद पर ठोका 100 करोड़ की मानहानि का केस। ये काफी महत्वपूर्ण खबर है जो बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है। शिवसेना के विधायक रविंदर वायकर और उनकी पत्नी जिनका नाम है मनीषा वायकर, उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, वो इनके खिलाफ ऊल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं और जिससे इनकी मानहानि हो रही है। तो ऐसे में इन्होंने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा उन पर ठोक दिया है। क्या कहना है इनका कहना है कि किरीट सोमैया जो है, अन्वय नाइक, याद होगा ना आपको अन्वय नाइक कौन थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था अपनी माँ कुमुदी नाइक के साथ। और किस मामले में जानते हैं वो, उन्होंने बाकायदा एक सुसाइड नोट लिखा और उन्होंने कहा कि जो हमने स्टूडियो बनाया आर भारत का, जिसके मालिक जो हैं अर्णब गोस्वामी हैं, उन पे उनका काफ़ी पैसा बकाया था, वो पैसा नहीं दे रहे थे, 4-5 करोड़ रुपए के करीब वो बन रहा था। उससे आजिज़ आकर परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि लोग उनसे पैसा मांग रहे थे। तो अब यहाँ किरीट सोमैया का कहना ये था कि अन्वय नाइक जो है ना, उसकी ज़मीन को कब्जा लिया है शिवसेना के विधायक ने, उनकी पत्नी ने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, इस तरीके के वो आरोप लगा रहे थे। तो शिवसेना विधायक जो है रविंदर वायकर इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। देखना दिलचस्प होगा कि मुकदमा चल पाएगा, खारिज हो जाएगा, या इसमें किरीट सोमैया क्या करेंगे। पर इनका जो कहना है वो काफ़ी दिलचस्प है। इनका कहना यह है कि साहब अब इनको कोई अपनी पार्टी में पूछ नहीं रहा है,
इनको दोबारा कोई सांसद भी नहीं बना रहा है। तो अब ये अपने उससे दुखी हैं और हमारे पे ऐसे आरोप लगा के अपनी पार्टी के अंदर अपनी एक इमेज को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि स्टाइल है। क्या आदित्यनाथ योगी कहते थे कि अगर एक हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ तो कब्र से निकाल कर दर्जन भर मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करेंगे, अगर एक हिंदू का कत्ल हुआ तो 12-12 हिंदुओं का कत्ल करेंगे। वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। तो वही जो गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर का महंत है यति नरसिम्हा, उसे भी लग रहा होगा भाई मैं भी ऐसे ही बयान दूंगा, कम से कम कुछ नहीं विधायक तो बन ही जाऊंगा। वो मुख्यमंत्री बन गए और विधायक बन जाऊंगा तो हो सकता है मंत्री भी बन जाऊं। तो इसलिए वो भी मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके खिलाफ अपने बयान दे रहा है चर्चा में आने के लिए। अपने पास तो कुछ दिखाने को होता नहीं, दूसरे को गाली दे के हीरो बनने का ये भी एक हुनर है। जाने दीजिए, कहानी को ख़त्म करते हैं। यहीं बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।